नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। एडुटेरिया का बिहार दरोगा का नया प्रैक्टिस सेट आ गया है, वॉल्यूम 2। यह पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 15 सेट दिया हुआ है। एक एक मॉडल प्रैक्टिस सेट को डेली कराया जाएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज प्रैक्टिस सेट 1 है, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो महामल की उपाधि धारण किया था। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने महामल की उपाधि धारण की थी। इन्होंने बतापी कोट की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी जो है वो कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा सी, गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, और इस वंश के शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था। और गुप्त संवत की शुरुआत हुआ था 319 ईस्वी में, और इसकी शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। किसने यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र शुंग ने। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने कार्यकाल के दौरान 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। शुक वंश की राजधानी कहाँ थी, तो विदिशा थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी पर कब बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी पर कब बैठा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था, और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, किस वेद में परिरीक्षित को कुरुओं का राजा कहा है। किस वेद में परिरीक्षित को कुरुओं का राजा कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं को राजा कहा गया है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया है। अथर्ववेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है, और इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। रेहल्ला नामक पुस्तक की रचना इब्न बतूता द्वारा की गई है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। यह एक मोरक्को निवासी था। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दीवान खैरात शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान अर्द शुरू किया था बलबन ने। दीवान को ही शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक इसने शुरू नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दीवान मुस्तखराज विभाग का स्थापना किया गया था, और यह एक विभाग था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1562 ईस्वी में। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अलवर्दी खां के। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का शासक बना। इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वारेन हेस्टिंग्स के समय। और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल रहा था 1774 से 1785 ईस्वी तक। इसी के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। अगला है, बंगाल विभाजन प्रभावी यानी लागू हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किया गया था, और इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 ईस्वी में ही सिंचाई आयोग की स्थापना भी हुआ था, और पुलिस आयोग की स्थापना भी
1902 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड से था। भूमिज विद्रोह का संबंध वर्तमान में झारखंड से है। झारखंड राज्य से कुछ संबंधित अन्य विद्रोह है, जिसे चेरो विद्रोह हुआ था 1770-71 में प्रथम, और द्वितीय हुआ था 1800 से 1819 में। कोल विद्रोह झारखंड राज्य से संबंधित है, 1831 से 32 में हुआ था। संथाल विद्रोह काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार प्रश्न पूछा जाता था, यह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। और मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस संस्था से जुड़े लोगों को पदों के भूखे कहकर संबोधित किया था। अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। अगला है, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक साल बाद ही 1920 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग घटना घटित हुआ। इस घटना के जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने 28 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट जारी कर दिया था। अगला है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? आंसर हो जाएगा ए, सर सैयद अहमद खां। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पुस्तक भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं सर सैयद अहमद खां, और बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक थे वीर सावरकर। नेक्स्ट है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी के संगम को देवप्रयाग में तथा अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में हुआ है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, काली मिट्टी के में। नेक्स्ट है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन जोड़ती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डंकन पास। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को डंकन पास जोड़ती है, जबकि तमिलनाडु एवं श्रीलंका को पाक स्टेट जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान तथा कार निकोबार के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हिमाद्री का। हिमाद्री को बृहत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय की इस श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी हिमालय के भाग है। अगला है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? और इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। अगला प्रश्न है, काराकुम रेगिस्तान स्थित है। काराकुम रेगिस्तान स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान में। निम्नलिखित में कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? कौन सा झील है जो रूस में स्थित नहीं है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विनिपेग झील। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है, जबकि ओनेगा, लाडोगा एवं बैकॉल झील रूस में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, पलाऊ। अगला है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? और इसका जो आंसर हो जाएगा सी, केरल में। जबकि गिरना सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज आदि जिले आते हैं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? रेखी समिति का संबंध किस कर से है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। एल.के. झा समिति का संबंध भी अप्रत्यक्ष कर से है, जबकि बाचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। कौन सी परियोजना? 2015 में। बाकी जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना, सुकन्या समृद्धि योजना सभी है जो 2015 में शुरू हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? और इसका आंसर हो जाएगा ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय, जिसका कार्यकाल 1556 से 61 तक था। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था।
इसी योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्र में। शिक्षा, बीमा आदि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट के अंतर्गत बहुत ही अल्प अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नगद प्राप्त किया जाता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने की प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के तहत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का सार, उद्देश्य एवं दर्शन प्रकट होती है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के बारे में उपबंध किए गए हैं। समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 44वां संविधान संशोधन में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। अगला है प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था 15 दिसंबर 1954 को। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला है सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, जून 2005 में एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को 15 जून 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचायत सचिव। उपर्युक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, ये बताना है। और दूसरा कथन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ये दोनों जो है कथन है ये सही है, लेकिन बी सही स्पष्टीकरण नहीं है पहला का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1949 ईस्वी में। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई और इसी के याद में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। पंचायती राज को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है और इसका आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वही यह भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण भी है जो हमारे लिए हानिकारक भी है। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जैव सुरक्षा समझौता से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। इसे 29 जनवरी 2000 से स्वीकार किया गया था तथा यह समझौता 2003 से प्रभावी हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सुंदरवन। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में अधिक पाए जाते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है
और इसका सर्वाधिक विस्तार सुंदरबन में पाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1972 ईस्वी में। 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं। कितना धाराएं हैं? तो 66 है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नेचर क्योर, जबकि विसर्जन, गार्डनर और द कोर्ट डांसर ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी 1937 ईस्वी में। महात्मा गांधी को कुल 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। पहली बार 1937 ईस्वी में नामित किया गया था और अंतिम बार 1948 में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए वियना में स्थित है। UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है वियना में। और गैट का जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का लुसाने में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में और यूनेस्को के पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट है चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए लूना 9। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 है। यह 21 अक्टूबर 1968 में उतरा था। लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी ओडिशा में स्थित है। प्राचीन काल में यह एक महावीर यानी बौद्ध मठ था। नेक्स्ट है एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर हो जाएगा बी द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्लभ अम्ल यानी वीक एसिड है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी CH3COOH। ये अम्ल वो जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक न होकर आंशिक रूप से आयनिक होते हैं दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH और फॉर्मिक अम्ल HCOOH, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S आदि ये सब दुर्लभ अम्ल है। कौन कौन अम्ल है? तो CH3COOH एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH और हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S। ये सब वीक एसिड है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? आंसर हो जाएगा ए कैल्शियम। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वर्णक है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है। अगला प्रश्न है कि कार्नेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम का। यूरेनियम का कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड अयस्क है। अगर एल्युमिनियम की हम बात करते हैं तो क्रायोलाइट, बॉक्साइड, कोरंडम, काओलिन ये सब एल्युमिनियम के अयस्क है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो डोलोमाइट, इप्सम लवण और कार्नेलाइट। पोटेशियम के कार्नेलाइट और नाइटर है, जबकि यूरेनियम के कार्नेटाइट है। अगले प्रश्न पे है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड का लिथार्ज कहा जाता है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 तथा 3 तीनों सही है। अगले प्रश्न है किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? आंसर हो जाएगा सी विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल को कास्ट स्प्रिट के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। मेथेनॉल सबसे सरल एल्कोहल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी परासरण द्वारा। परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से जल अवशोषित करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? कौन सा लवक? और इसका आंसर हो जाएगा ए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन लवक होते हैं।
ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पोषक तत्वों के संचय का कार्य करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है जो भोजन के संश्लेषण में सहायक है। और ल्यूकोप्लास्ट एक रंगहीन लवक होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, वाहिकाएं। फ्लोएम निम्न से 4 तत्वों का बना होता है, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या वाष्पतंतु और फ्लोएम विद्युत तंतु। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ इकाइनोडर्मेटा का कुछ प्रमुख लक्षण है। इस संघ के जंतु समुद्री होते हैं। इनके त्वचा के ऊपर जहाँ तहाँ कांटे निकले होते हैं, उन्हें इकोइनोडर्म कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र तथा जल संवहन नाल तंत्र होता है। यह एक लिंगी होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए, थ्रोम्बोसाइड। रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइड का प्रमुख कार्य रक्त के थक्का बनने में मदद करना, और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ए, मलेरिया। सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया तथा फाइलेरिया संक्रामक रोग के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैंसों के उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है, और सही जवाब हो जाएगा सी, गुजरात में। हमारे देश में भैंसों की लगभग 10 प्रजातियां पाई जाती है। एग्जाम्पल में है जैसे नागपुरी, सुरती, मेहसाना, नीली रवि तथा जफराबादी। मेहसाना तथा सुरती भैंसों का नस्ल सामान्यतः गुजरात में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन की खोज 1880 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी के मान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वाधिक। जी का मान पृथ्वी के ध्रुव पर सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान कितना होता है ऐसे, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन के द्वारा फोटोन कण की खोज की गई। इस कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। मेसॉन कण की खोज हिंदेकी युकावा द्वारा किया गया था, और इसी खोज के उपलक्ष्य में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी 1949 में दिया गया था मेसॉन कण की खोज के लिए। नेक्स्ट है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति। ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि तरंग दैर्घ्य एवं चाल बदल जाता है। ध्वनि का चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बोरोन के। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में बोरोन या कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्य। सदिश राशि से तात्पर्य है वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण आदि सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया, आंसर हो जाएगा सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। यह सम्मान उनके व्यंग उपन्यास पागल खाना के लिए प्रदान किया गया था। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, IIT खड़गपुर में सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को स्थापित किया गया है। परम कामरूप को IIT गुवाहाटी में, परम अनंत को IIT गांधीनगर में, अब परम गंगा IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें भारत का 126वां स्थान है, फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पर है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा
डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा ए, मिस्र। भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों के सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा डी, इंदौर में किया गया। इसके मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली तथा विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अगला है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा सी, स्पेन में किया गया। मैड्रिड में जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का आयोजन किया गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये असत्य है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि बड़े राज्यों में 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पे है, यानी 18वीं रैंक पर है। इसमें बिहार अंतिम से तीसरे स्थान पे यानी 16वीं रैंक पे है। नेक्स्ट है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? चालू वर्ष 2023, आंसर हो जाएगा सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा बी, 13,07,25,310। सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, सुधा मूर्ति। A.S. दुल्लत के कौन सा पुस्तक है? ए लाइफ इन द शैडो ए मेमोयर। एमिली हेनरी का पुस्तक है हैप्पी प्लेस। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, यह सत्य है। वर्ष 2022 फीफा विश्व कप प्रतियोगिता का 22वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में किया गया था। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब है और गोल्डन जो बूट है वो किलियन एम्बापे को मिला था और गोल्डन जो बॉल है वो लियोनेल मेसी को, एवं फीफा यंग प्लेयर ऑफ अवार्ड एंजो फर्नांडिज अर्जेंटीना को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया था? जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, तमिलनाडु। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, क्रिस हेपकिंस को चुना गया था न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के जेसिका अर्डन के त्यागपत्र के पश्चात। नेक्स्ट है, प्लित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? प्लित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया, आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद में। भारतीय सेना के अहमदाबाद कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो त्रिशूर पूरम उत्सव ये केरल का है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये केरल का है। खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है, मणिपुर में नहीं। तोरंगिया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। परशुराम कुंड महोत्सव छत्तीसगढ़ में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें एकमात्र जो सही है वो ये है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? आंसर हो जाएगा ए, 2023 तक। WHO द्वारा यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। अगला है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, देवाशीष पांडा। कौन है? तो देवाशीष पांडा। विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम या विषय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्लोज द केयर गैप। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टेबल टेनिस से है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
और इसका आंसर हो जाएगा बी, जापान में। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है और इसका आंसर हो जाएगा बी, 7,06,845 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर से है सबसे ज़्यादा, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद है UAE। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मसा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लसा क्या हो जाएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो पहली संख्या जो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 15 गुना जो मसा दिया है और उससे 3 से गुना कर देंगे 45 हो जाएगा। दूसरी संख्या को 15 गुना वो 4 से कर देंगे तो 60 हो जाएगा। तो लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा हो जाएगा, यानी लसा बराबर हो जाएगा 45 गुना 60 बटा 15 इक्वल टू 180। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। अगर माना कि 6 क्रमिक सम संख्या कौन कौन होगा, x होगा, x+2 होगा, x+4 होगा, x+6, x+8 प्लस x+10 होगा। अगर एवरेज निकालना है तो सभी को जोड़ के 6 से भागा देंगे, इक्वल टू कितना कर देंगे 25, क्योंकि औसत दिया हुआ है। अब जो हमारे निकल के आएगा वो 6x + 30 बराबर 25, और जो नीचे था वो 6 ऊपर चला गया तो x का मान आ जाएगा 20। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो x + 10 यानी 20 + 30 30 हो जाएगा, और सबसे छोटी संख्या x खुद हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में घटाएंगे 30 - 20, आंसर आ जाएगा हमारा 10, तो b हो जाएगा। अगला है, यदि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ½ × a² + b² + ab, चूँकि वर्ग का विकर्ण है a + b, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो होगा विकर्ण के स्क्वायर बटा 2, यानी a + b के होल स्क्वायर बटा 2 करेंगे। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, वही ½ a² + b² + ab, ये आंसर हो जाएगा सी। अगला है, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 13, 14, 22, 49, 113 के बाद कौन सा आएगा। तो क्या किया गया है कि 13 को है कि +1 के क्यूब किया गया है, 13 + 1 के क्यूब 14 लाया गया है, और 14 + 2 के क्यूब किया गया है, 2 4 4 2 8, तो 14 8 कितना हो जाएगा 22। 22 में किया गया प्लस अभी 3 के क्यूब किया गया है तो 49 आया है। 49 में +49 + 4 क्यूब किया गया 113, और 113 + 5 के क्यूब करके अगर जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आएगा 238। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना देना होगा। तो यही है कि 6 के जगह पर 8 रख दीजिए और 8 के जगह पर 6 कर दीजिए, और जो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 768। तो सही जवाब हो जाएगा ए, 6 तथा 8। ये था एडुटेरिया के बिहार दरोगा के नया बुक निकला है वॉल्यूम 2 सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।